डाइलेक्ट्रिक लॉस। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक्स की प्लेट के बीच में रखते हो, किसी दो प्लेट के बीच में रखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर ए में हमने दिखाया हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है। तो इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ये हमने डी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं और उसको वी वोल्टेज सप्लाई करें, तो जो डाइलेक्ट्रिक है कंडेंसर के अंदर वो चार्ज होने लगता है। और इस चार्जिंग में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको हम सप्लाई करते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी जो है वो चार्जिंग में कैपेसिटर को दी जाती है। लेकिन जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी ही कैपेसिटर को वापस लौटानी चाहिए। यानी डिस्चार्जिंग में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कैपेसिटर को रिलीज करनी चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिस देखने में ये आता है कि वो सारी अमाउंट जो है वो रिलीज नहीं करता। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जो मटेरियल है, कंडेंसर है, उसके अंदर रह जाती है। तो कहाँ वो एनर्जी जाती है? इसी एनर्जी के लॉस की स्टडी हम करेंगे। तो ये जो एनर्जी है, जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वापस नहीं मिली, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है हीट की फॉर्म में। और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो इन एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि जब हम चार्जिंग शुरू करते हैं कैपेसिटर में, जैसे सपोज ये हमारा ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने ये सपोज इसको हमने फील्ड अप्लाई किया, तो मॉलिक्यूल जो है ये अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इस तरह से ये मॉलिक्यूल अलाइन होंगे। तो अलाइन होने में क्या होगा कि जैसा हमने पहले भी बात की थी कि एनर्जी डेवलप होगी। ये एनर्जी ये डाइलेक्ट्रिक्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो जब मटेरियल अलाइन होगा तो अलाइन होने में क्या होगा कि वहां इंटरनल फ्रिक्शंस होंगे। तो इंटरनल फ्रिक्शंस होने की वजह से एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो खर्च हो जाती है। इसीलिए जब हम कैपेसिटर से एनर्जी को वापस लेते हैं तो अब इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज हो गई, डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब हम एनर्जी को रिलीज कराते हैं, डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो वो जो अमाउंट हमने इन द फॉर्म ऑफ हीट खो दी है वो हमें वापस नहीं मिल पाती। इसीलिए पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंडेंसर हमें वापस नहीं कर पाता। इसलिए जो है वो छोटी सी अमाउंट जो है एनर्जी की वो लूज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होगी इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सपोज ये हमने ये फिगर ये बनाया हुआ है एक, तो इसको आप देख सकते हैं। हमने कैपेसिटर को वी वोल्टेज प्रोवाइड किए, ये चार्जिंग के समय पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब चार्ज होना शुरू करता है मटेरियल तो कैपेसिटर के थ्रू पास होगा, तो इंटरनल फ्रिक्शन होगा। इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मींस जो मॉलिक्यूल है जो रोटेट होने की कोशिश कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो अपोज करते हैं और इसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो है जो ऑफर किया है उन्होंने कि वो रेजिस्टेंस जो है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन है।
तो अगर सपोज हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो एक तो ये कैपेसिटर जिसमें करंट पास हो रहा है, और दूसरा उसका वो इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर से, वो आर से हमने यहाँ दिखाया हुआ है, जो कि एनर्जी लॉस में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज जाता है या करंट जाता है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री से। तो करंट जो है इस डायरेक्शन में, ये इस तरह से IC हो गया, और ये इस डायरेक्शन में वोल्टेज हो गया। तो करंट और वोल्टेज के बीच इस तरह का ग्राफ आता है। करंट जो है वो लीड करता है जो कैपेसिटर के थ्रू जाता है वोल्टेज से, जब कैपेसिटर के थ्रू जाता है। लेकिन वहीं करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जाने पर करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में रहते हैं। करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके हम यहाँ इस ग्राफ के अंदर समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये वोल्टेज है हमारा, ये हमारा करंट आ गया R, और ये हमारा करंट ड्यू टू जो थ्रू कैपेसिटर है वो हमने इस एक्सिस पर रख लिया, वाई एक्सिस पर। तो जो रिजल्टेंट करंट है, अगर हम उसे I से डिनोट करें तो ये OA डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट आएगा। तो रिजल्टेंट करंट, सपोज ये डेल्टा एंगल बना रहा है कैपेसिटर करंट से, IC से, तो इस डेल्टा को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। तो अब हम इस डायग्राम की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस, जैसा कि हम जानते हैं कि पावर लॉस की तरह से, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितना रेजिस्टेंस जा रहा है इनटू वोल्टेज, यानी V इनटू IR, इसके बराबर डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। तो IR की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट करें तो IR है हमारा ये एक्स एक्सिस पर, ये हमारा डेल्टा है। तो IR इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो IR विल बी इक्वल्स टू, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में। तो ये तो बनेगा IC जो है I कॉस डेल्टा, और ये बनेगा I साइन डेल्टा। ठीक है, अगर रिजॉल्व करें इस I को डेल्टा की टर्म में, तो ये वाला तो कॉस डेल्टा बनेगा, और OB एक्सिस और OC एक्सिस बनेगी साइन डेल्टा। तो IR जो होगा इसकी वैल्यू होगी I साइन डेल्टा रिजॉल्व करने पर। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये हमारा बन जाएगा डायरेक्ट लॉस VI इक्वल टू I साइन डेल्टा। और IC की वैल्यू कितनी बनेगी, IC की वैल्यू बनेगी I कॉस डेल्टा। IC की वैल्यू ये बनी I कॉस डेल्टा। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाल लें IC वाले से, तो I की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल्स टू IC ओवर कॉस डेल्टा। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, तो अगर हम इक्वेशन 1 में I की वैल्यू रख दें तो डाइलेक्ट्रिक लॉस बन जाएगा हमारा VIC साइन डेल्टा ओवर कॉस डेल्टा मीन्स टेन डेल्टा। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है VIC इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होगा ये होगा VIC टेन डेल्टा, और इसको हम लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को लॉस टेंजेंट। तो इन टर्म्स ऑफ टेन डेल्टा, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
VC इक्वल्स टू IC tan डेल्टा। तो इतना जो है अगर हम करंट सप्लाई करें कैपेसिटर के अंदर, तो इतना डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वहां मटेरियल फेस करेगा। तो ये है आपके डाइलेक्ट्रिक लॉस।